जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वे भारत के बाहरी क्षेत्रों पर किस तरह से अधिकार करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले वे भारत के कई प्रांतों पर अपना अधिकार कर चुके हैं, जैसा कि हम लोग पिछले 3 से 4 वीडियो में देखते हुए आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बैकग्राउंड तैयार कर दूं। ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ध्यानपूर्वक 3 से 4 मिनट तक स्टार्टिंग की आप लोग सुनेंगे। उसके बाद सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध और सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। तो ये चीज़ें सुन के आपको लग ही रहा होगा कि ये सब भारत के बाहर के प्रांत हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड सुनिएगा आप लोग। होता क्या है कि इंग्लैंड की एक कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। धीरे धीरे वह व्यापार करती है। उसे लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो देसी रियासत के शासक हैं, वे आपस में लड़ मर रहे हैं। मतलब आपस में वे लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रांत पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ब्रिटिशर्स के लिए क्या होता था कि जैसे ये बंगाल से कोई माल लेकर निकलते थे हुगली नदी से, तो कई जगह पर इन्हें चुंगी देना पड़ता था। चुंगी मतलब जो ट्रेड करते थे उसका टैक्स इन्हें देना पड़ता था, जैसा कि वर्तमान समय में भी लगता है। तो हुआ क्या कि इन्हें लगा कि अगर हम लोग धीरे धीरे करके भारत के व्यापार में तो संलिप्त हैं ही, भारत की राजनीतिक सत्ता में भी अगर हम लोग अपनी पकड़ बना लें तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। तो इसी वजह से ये धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो तत्कालीन कारण था, तत्कालीन भारत में बंगाल बहुत ही उभरा हुआ सूबा था, कृषि संपन्न था, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हें रॉ मटेरियल वहाँ पर मिल रहा था, वहीं से ये लोग व्यापार कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में, फिर 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। दोनों युद्ध में जब ये विजयी हो जाते हैं तो इनका बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार प्राप्त हो जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सब एक ही प्रांत उस समय हुआ करते थे, इसकी दीवानी इन्हें प्राप्त हो जाती है। ये प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर शासन नहीं करते हैं, कठपुतली नवाब बिठाने की कोशिश करते हैं। मीर जाफर को बिठाते हैं, फिर मीर कासिम को बिठाते हैं। मीर कासिम के अंदर देशभक्ति की भावना जगती है, फिर उसे हटाकर ये लोग मीर जाफर को बिठा देते हैं। तो इस तरह से ये पहले बंगाल पर अधिकार करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, 1765 में हुई थी। मैंने आप लोगों को बहुत डीपली बताया, वीडियोस जाकर देखेंगे, पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि बंगाल के बाद ये लोग बढ़ते हैं मैसूर की तरफ। मैसूर में भी कई युद्ध होते हैं। हैदर अली को ये लोग पराजित करते हैं, टीपू सुल्तान को पराजित करते हैं और मैसूर पर भी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम लोग मैप पर समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज मैं आप लोगों का पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। ठीक, ध्यान से सुनते रहिए। पहले इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त किया, फिर इन्होंने मैसूर पर विजय प्राप्त किया, फिर इन्हें लगा कि अब जो सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति है वो मराठे हैं। तो इन्होंने मराठों से युद्ध किया और पूरी तरह से पेशवा की पदवी को खत्म कर दिया। सर, पेशवा कौन होता है? जो नए स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज होंगे। तो जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में सुना था कि वहां के शासक को सुल्तान कहते थे, मुगल वंश के शासक को हम लोग बादशाह कहते हैं, उसी तरह से जो मराठों का शासक होता था या फिर प्रमुख होता था उसे पेशवा के नाम से जाना जाता है। तो मराठों पर इन्होंने मैसूर के बाद विजय प्राप्त करके पेशवा की पदवी समाप्त कर दी और मराठों के अंतर्गत भारत का जितनी भूमि थी पूरी भूमि पर इनका अधिकार हो जाता है। तो 3 चीजें अब ये जीत चुके हैं। सबसे पहले बंगाल, बंगाल के बाद ये लोग मैसूर जीत लिए, फिर मराठों को पराजित कर दिए। अब ये बढ़ते हैं कहाँ? पंजाब की तरफ। जब ये पंजाब के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ 5 नदियों के समूह से बना हुआ है, 5 नदियों का आब है वहाँ पर, इस वजह से उसे पंजाब बोलते हैं। वे 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ, मैं आप लोगों को जियोग्राफी में बहुत सही तरीके से बता चुका हूँ। तो वह कृषि के मामले में अगर देखें तो सुदृढ़ था पंजाब। तो ये पंजाब पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर शासन चल रहा था महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह उस समय के बहुत ही प्रभुत्व संपन्न शासक थे। उनकी सेना को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज कहा जाता था। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर वो रखते थे, तो उनकी सेना सुदृढ़ थी। इस वजह से जब तक वो जीवित रहे वहाँ पर ये लोग अधिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनका एक छोटा पुत्र था अल्पवयस्क, जिसका नाम था दिलीप सिंह, जो आगे चल के महाराजा बनते हैं। लेकिन उनके नेतृत्व में कमी रहती है और ब्रिटिशर्स पूरी तरह से पंजाब पर अपना अधिकार कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये जीतते कहाँ कहाँ हैं, बंगाल जीत लिए, मैसूर जीत लिए, मराठों को पराजित कर दिए, अब ये पंजाब को भी जीत लिए। उसके बाद इन्हें एक अलग से शक्ति दिखी जो सिख की थी, तो पंजाब के जो लोग थे इनके साथ ही इन्होंने सिख को भी पराजित कर दिया, क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वे सिख धर्म से ही बिलोंग करते थे। तो इस तरह से हर जगहों पर अब ये अधिकार कर चुके हैं, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी। अब इन्हें लग रहा है कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, क्यों न हम उन पर विजय प्राप्त करके अपने सीमा को सुदृढ़ बना लें। तो इस वजह से ये अटैक करते हैं नेपाल पर। नेपाल पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर ये वो एक राज्य हुआ करता था, ठीक। तो उस पर ये अटैक करते हैं, वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये बर्मा पर अटैक करते हैं, जो आज का म्यांमार है, उसे पेगू के नाम से भी जाना जाता है, विस्तृत तौर पे हम लोग वीडियो में समझेंगे। उसके बाद ये अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं, वहाँ पर भी कुछ समय के लिए इनका शासन चलता है। ये लोग शाह शुजा को वहाँ का शासक बनाते हैं, दोस्त अली को पराजित करके, लेकिन फिर आगे चल के शाह शुजा की हत्या कर दी जाती है, फिर से दोस्त अली शासक बन जाता है। तो एक तरह से अफगानिस्तान में इनका माहौल नहीं बन पाता है, ठीक। तो इस तरह से भारत के पड़ोसी राज्यों पर अब ये अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का बेस जो है क्लियर हो गया होगा। अब आप कहेंगे सर आप इतने कलर में मैप क्यों बनाए हैं, तो डियर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन दी है, यहाँ से लेके ऐसे, ये पूरा अखंड भारत हुआ करता था, ठीक। और ये जो मैंने रेड कलर से बना दिया, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये पूरा वर्तमान का भारत है। अब देखिए ये कौन सा क्षेत्र था, तो ये तिब्बत था। ये आप सबको पता है अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, और ये वर्तमान का म्यांमार है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे जो क्षेत्र थे सूबा के तौर पर, प्रांत के तौर पर भारत के ही क्षेत्र में हुआ करते थे, ठीक। अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया है। इन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता को प्रमुख केंद्र बनाया। तो ये बंगाल के तहत बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सारे क्षेत्र आते थे। पूरा बंगाल इन्होंने जीत लिया। उसके बाद इन्होंने मैसूर पर जीत लिया, मतलब कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर लिया, और कर्नाटक के साथ ही इन्होंने आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया, ठीक, जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश है। मैसूर के बाद ये कहाँ जाते हैं, मराठों के पास। तो मैंने आप लोगों को मराठों का इतिहास जब बताया था, तो आपको पता होगा कि ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ मराठों का प्रभुत्व होता था, लेकिन धीरे धीरे मराठे उत्तर भारत की तरफ भी चले गए थे। तो वहाँ से तो उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं आती हैं, लेकिन जब ये मराठों को पराजित करते हैं तो पूरे दक्षिण भारत पर इनका अधिकार हो जाता है। अब देखिए इधर भी अधिकार हो गया, इधर भी हो गया, यहाँ भी हो गया, और मुंबई तो आप सबको पता ही है, मुंबई इनको दहेज में मिला था पुर्तगालियों के साथ, तो भाई ये तो उनकी भूमि थी ही, बम्बई उस समय बोला जाता था उसे। तो उस समय आपको पता होगा 3 प्रेसिडेंसियां इनकी हुआ करती थी, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, और एक बम्बई में, ठीक। प्रेसिडेंसियों का मतलब यह है कि इनके 3 प्रमुख केंद्र थे भारत में सत्ता को चलाने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पंजाब पर अटैक करते हैं। ये उसमें लाइन थी नहीं, पूरा पाकिस्तान भारत में ही था, तो यह पंजाब का क्षेत्र था। और जब ये महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब पर अटैक करते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है, इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सतलज नदी के उत्तर भी जाते हैं, ये कश्मीर को भी बेच देते हैं महाराजा गुलाब सिंह के हाथों में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पूरे भारत पर अब ये कब्जा कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये म्यांमार पर अटैक करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। तिब्बत तो पहले से ही है, नेपाल को जीतेंगे, अफगानिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ, आप लोग सुधार लेंगे। श्रीलंका भी उस समय भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, ठीक। श्रीलंका में ही भारत का शासन चला करता था, अखंड भारत के तहत वो भी आता था। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए कि पूरा का पूरा बंगाल इनका हो चुका है, मैसूर हो ही चुका है, पूरा दक्षिण भारत हो चुका, पंजाब हो चुका। तो मतलब पूरे भारतवर्ष पर अभी इनका अधिकार पूरी तरह से हो चुका है। अभी ये क्या कर रहे हैं, शासन नहीं चला रहे हैं, केवल अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं कठपुतली शासक बिठा के। आगे चल के स्वयं सत्ता संभालेंगे और कंपनी के हाथों से भी सत्ता निकल के कहाँ चली जाएगी, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। यह घटना कब घटती है, जब 1857 की महान क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का एक कानून आता है, जिसके तहत भारत में जितने भी कंपनी के क्षेत्र थे वे ब्रिटिश के क्षेत्र बोले जाने लगेंगे, ठीक। और महारानी का यहाँ पर अधिकार हो जाएगा, वहाँ की जो महारानी हुआ करती थी, ठीक। तो इस तरह से भूमिका आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए थ्योरी पर आते हैं। अगर आप ये समझ गए तो थ्योरी समझने में देर नहीं लगेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पूरे देश थे, फिर जब ब्रिटिशर्स ने इन पर अधिकार किया तो ये आज़ाद कब हुए, तो अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत 1914 में आज़ाद हुआ, ठीक, भारत से अलग हुआ। उसके बाद अगर हम लोग किसकी बात करें,
बांग्लादेश की बात करें तो आप सबको पता है 1947 में पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, तो 1947 में ये भी और ये भी। और उसके बाद अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, कहाँ की, अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो 1876 में ही ये अलग हो गया था। कब? 1876 में ही यहाँ अलग हो गया था। अभी ये लोग अधिकार करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये कब यहाँ से निकले थे, ठीक। फिर अगर हम लोग बर्मा की बात करें तो 1937, कब? 1937। बर्मा का मतलब क्या है? वर्तमान का म्यांमार, और इसे पेगू के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। इस तरह से अब कौन सा राज्य बचा? जैसे नेपाल बचा, तो नेपाल में ये लोग कब निकलते हैं? 1904 में। भूटान से कब निकलते हैं? तो 1906 में। तो इस तरह से ये सारे प्रांत धीरे धीरे भारत से अलग हो जाते हैं। अब चलिए, भूमिका तैयार है, एक बार मैं फिर आप लोगों का छोटा सा बैकग्राउंड बना देता हूं, क्योंकि देखिए फैक्ट समझना है आपको। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो फैक्ट जब घटे हैं उनको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक। हुआ क्या है कि भारत का जितना क्षेत्र है पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया है। अब ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर या फिर सीमावर्ती देशों पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। यही भूमिका है। होता क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। क्यों होता है? साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से। मेन कारण क्या था? जो मैंने बताया कि सीमावर्ती राज्य होने की वजह से इसका सामरिक महत्व था। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जब ये किसी देश के साथ युद्ध करते हैं तो उसके बाद कौन सी संधि होती है वो जरूर याद रखिएगा। तो नेपाल के साथ जब ये युद्ध करते हैं तो सुगौली की संधि होती है 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि किसके मध्य में हुई? तो ब्रिटिशर्स के मध्य में और नेपाल के मध्य में हुई, ठीक। होता क्या है, इस संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं के किले, साथ ही साथ नेपाल में जो तराई का अधिकांश क्षेत्र था पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। नेपालियों ने वापस किया इन्हें, ठीक, क्योंकि इन्होंने जीत लिया था। सर तराई क्या होता है? जैसे आप लोग नदी वगैरह, आप जैसे गांव से अगर आप बिलोंग करते होंगे ना तो वहां पर देखते होंगे कि नदी में तरी बोला जाता है। नदी जितनी सूखती जाएगी और वो जो भूमि होगी उसे तरी बोला जाता है। उसमें बहुत अच्छी ककड़ी, खीरे और ये परमल वगैरह होते हैं, बहुत अच्छी खेती होती है उसमें, ठीक। इसी तरह से वहाँ नदियाँ छोड़िए ना, वहाँ पर क्या था? हिमालय का क्षेत्र है वो। नेपाल तो हिमालय का क्षेत्र है, आप सबको पता है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही पाया जाता है। तो जो शिवालिक की श्रेणी है ना, जो आपका हिमालय है, कितने भागों में बांटा गया है? सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद कौन सी है? मध्य हिमालय बोल सकते हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय आपको मिलेगा, फिर ट्रांस हिमालय। तो पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। तो उसके तराई का क्षेत्र ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, ठीक। उसके बाद जो वर्तमान में सिक्किम आज आप लोग देख रहे हैं, जिस पर भारत का इस समय अधिकार है, ये सिक्किम पहले नेपाल का हुआ करता था और इस पर से नेपालियों ने अपना अधिकार वापस ले लिया सुगौली की संधि के तहत। और जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वहाँ पर अंग्रेजी रेजिडेंट तैयार कर दी गई। मतलब ये लोग इतने दिमागदार थे ब्रिटिशर्स ने, कहते थे भैया हम तुम्हें सत्ता नहीं चाह रहे हैं तुमसे, तुम हमारी सेना रख लो अपने पास। अरे भाई सेना रख रहे हो तो खर्चा भी दोगे? नहीं, खर्चा नहीं देंगे। आप उनकी सेना रखो, खिलाओ पिलाओ, मजबूत करो, फिर वही सेना आपको मारेगी। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी राजनीति लगाई थी। तो अंग्रेजी रेजिडेंट रखी गई काठमांडू में। उसके बाद नेपाल पर इनका अधिकार हो गया। अब चलिए, अब ये बर्मा के साथ युद्ध करेंगे, ठीक। बर्मा से युद्ध के समय कुल 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध और संधियों के माध्यम से उस पर अधिकार होता है। सबसे पहले जो मणिपुर है, मणिपुर पड़ता है, और आसाम, इसमें वे प्रवेश करते हैं, ठीक। कौन? ब्रिटिशर्स। एम्सहर्ड नाम का, क्या? एमहर्स्ट नाम का एक व्यक्ति था, इन लोगों का कर्नल था, क्या था पता नहीं। एमहर्स्ट नाम का व्यक्ति था जो युद्ध छेड़ता है इन दोनों पर अधिकार करने के लिए। अंततः वह सफल हो जाता है। फिर होती है यान्दबू की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यान्दबू की संधि कब हुई थी? तो 1826 में हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। यान्दबू की संधि होती है मणिपुर और असम पर विजय प्राप्त करने के बाद। ये निर्णायक संधि साबित होती है। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है 1852 में, जो डलहौजी था, इसने लोअर बर्मा पर अधिकार करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। ये जो लोअर बर्मा है, यहाँ पर पता है क्या था? यहाँ पर बहुत मूल्यवान लकड़ियाँ पाई जाती थी। तो व्यापार करने के लिए डलहौजी ने क्या किया कि इसे पेगू बोला जाता था, क्या? पेगू। तो पेगू पर उसने अधिकार करने के लिए युद्ध छेड़ दिया 1852 में। क्यों? क्योंकि वहां पर मूल्यवान लकड़ियां पाई जाती थी, ठीक, और उस पर इसने अधिकार कर लिया। अंत में क्या होता है? 1858 में डफरिन ने युद्ध छेड़ा और बर्मा का विलय भारतीय ब्रिटिश प्रांत में उसने कर लिया। अब ये पूरा का पूरा बर्मा भारत के ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा हो जाएगा। कब होगा? तो यह होगा 1858 ईस्वी में।
पॉइंट याद रखिएगा, भारत के ब्रिटिश प्रांत में बर्मा का विलय कब हुआ? तो 1858 में हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अब ये बर्मा पर अधिकार कर लिए, नेपाल पर अधिकार कर लिए, बचा कौन? अफगानिस्तान। अब यहाँ इनकी लोहे की टक्कर होने वाली है। 1839 से 42 में ऑकलैंड नाम के व्यक्ति ने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया अफगानिस्तान पर अधिकार करने के लिए। होता क्या है कि जो अफगानिस्तान का उस समय का शासक था दोस्त मोहम्मद, यह रसियों के साथ मिलना चाह रहा था। जो रूस के व्यक्ति थे उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था, तो इससे रुष्ट हो जाता है। कौन? क्या नाम है इसका? ऑकलैंड। तो यहाँ से युद्ध छेड़ देता है और इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद को पराजित कर दिया जाता है और त्रिपक्षीय संधि होती है शाह शुजा को शासक बनाने के लिए। शाह शुजा कौन है सर? अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने हो? तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में, तो उसका प्रमुख था अहमद शाह अब्दाली। बहुत बड़ा लुटेरा था, कोहिनूर हीरा चुरा के ले गया था यहाँ से अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली, उसे तुर्रे दुर्रानी या दुर्रे दुर्रानी ऐसे कुछ बोला जाता था, ठीक। तो उसका पुत्र था कौन? नादिर शाह, और नादिर शाह का पुत्र था शाह शुजा। तो हम लोग कह सकते हैं कि शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, ठीक। इसी का सहयोग करके क्या हुआ था, देखिए ध्यान से, अभी मैं बताऊंगा वो चीज़। रणजीत सिंह ने भी इसमें भाग लिया, इस त्रिपक्षीय संधि में शाह शुजा को सपोर्ट करने के लिए। होता क्या है कि जब नादिर शाह की मृत्यु होती है, शाह शुजा शासक बनता है, तो दोस्त अली इसे भगा देता है अफगानिस्तान से। जब यह भागता है तो आके कश्मीर में शरण लेता है। उस समय कश्मीर पर अधिकार किसका था? रणजीत सिंह जी का, महाराजा रणजीत सिंह का। तो उन्होंने उसे बुला के शरण दी और उसे आपस में मिला के कोहिनूर हीरा उड़ा दिए उससे। भैया तुम हमारे यहाँ से ले गए थे, लाओ वापस कर दो हमें। और कोहिनूर हीरा इन्होंने प्राप्त कर लिया था। फिर पिछले वीडियो मैंने बताया, वो कोहिनूर हीरा जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, दलीप सिंह के हाथ में आया और दलीप सिंह से लेकर डलहौजी ने ब्रिटिश महारानी के क्या कहते हैं मुकुट को, क्या बोलते हैं लोग, क्राउन बोलते हैं, उसमें लगा दिया है। आज भी वो विराजमान है वहीं पर कोहिनूर हीरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संधि होती है शाह शुजा के लिए। रणजीत सिंह ने इसमें भी भाग लिया और जॉन किन नाम के व्यक्ति ने काबुल को जीत लिया। एक ब्रिटिश जनरल था, कर्नल था जॉन किन, उसने तब तक काबुल पर विजय प्राप्त कर लिया। 1840 में दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई साहब ऐसा करो, तुम ले लो पूरा का पूरा अफगानिस्तान, हमें नहीं चाहिए। आत्मसमर्पण करता है, शाह शुजा को शासक बनाया जाता है जैसा कि ब्रिटिशर्स और महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे। लेकिन परिस्थितियां विकट हो गई, पलट गई पूरी तरह से। जब शाह शुजा शासक बना तो वह एक देशभक्त शासक बना, राष्ट्रप्रेमी शासक बना। जब वह राष्ट्रप्रेमी शासक बनता है तो ब्रिटिशर्स की नहीं चलती है, हस्तक्षेप की नीति अपना लेते हैं। कब से? 1842 से 78 तक वे हस्तक्षेप की नीति अपना लेते हैं। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि 1840 में दोस्त मोहम्मद आत्मसमर्पण करता है, शाह शुजा शासक बनता है, शाह शुजा में देशभक्ति की भावना आती है, लेकिन काबुल में इसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ 2 वर्ष शासन कर रहा है, 40 में बना, 42 में इसकी हत्या हो गई। तो जैसे ही इसकी हत्या हुई तो वहाँ के जो सरदार थे, अफगान सरदार, वे पूरे अफगानिस्तान पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। किसे सपोर्ट कर रहे थे वो लोग? तो दोस्त मोहम्मद को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक। उसके बाद 1878 से 80 में लिट्टन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध छेड़ दिया। जैसे युद्ध छेड़ दिया फिर संधि होती है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती है। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ये जो आए थे लुटेरे, ये चाहते थे कि जैसे हमने बर्मा में अपने रेजिडेंट रख दिया, नेपाल में अपना रेजिडेंट रख दिया, इसी तरह से हम अफगानिस्तान में भी रख देंगे, धीरे धीरे उस पर अधिकार कर लेंगे। और अगर हम कहें तो अफगानिस्तान भारत की भूमि के लिए उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। क्यों? क्योंकि जो भी अटैक इंडिया में हुए हैं, आप सबको पता होगा, जितने भी विदेशी आक्रांता आए हैं हमेशा किधर से आए हैं? वे हमेशा उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आए हैं और अफगानिस्तान वहीं पर पड़ता है। तो अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जान लगा दी अपनी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही शाह शुजा की मृत्यु होती है, दोस्त मोहम्मद फिर से आता है और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता। कहता है बच्चा ऐसा करो, अब निकल लो यहाँ से तुम। किसे? ब्रिटिशर्स को। तो स्थिति अनियंत्रित हो गई। ये जो रेजिडेंट रखे थे उसने मार के भगा दिया कि निकलो यहाँ से, ये हमारा क्षेत्र है, तुम कहाँ से आ गए? हमें इंडिया समझ लिए हो क्या? हमारे यहाँ कोई फूट वाली राजनीति नहीं चलेगी तुम्हारी। हम इंडिया वाले नहीं है कि आपस में भिड़ा दोगे, भिड़ जाएंगे, एक तुम्हारा साथ देगा और एक के साथ तुम युद्ध करोगे, ऐसा यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए 1876 में ही अफगानिस्तान आज़ाद हो जाता है। किससे? ब्रिटिशर्स से, ठीक। तो उसके बाद स्थिति जैसे अनियंत्रित होती है
तो अफगानिस्तान को ये बफर स्टेट घोषित कर देते हैं। सर बफर स्टेट का मतलब क्या है? बफर स्टेट का मतलब यह है कि दो शक्तिशाली राज्यों के मध्य में या दो शक्तिशाली देशों के मध्य में एक ऐसा देश या एक ऐसी भूमि जहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक, तो उसे कहते हैं बफर स्टेट, ठीक। तो इस तरह से अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में ब्रिटिशर्स ने घोषित कर दिया। इतने पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्री भी आप लोगों का हो चुका है, 2023 का प्री होगा तो उसमें पूछे जाएंगे प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या हुआ, पूरी तरह से नेपाल पर अधिकार हो गया ब्रिटिशर्स का। बर्मा, जिसे आज हम लोग म्यांमार बोलते हैं, उस पर भी अधिकार हो चुका है। अफगानिस्तान में भी इन्होंने कोशिश की, केवल 2 वर्ष तक इनका शासन चला। शासन क्या, शाह शुजा का शासन चला, लेकिन इनके नियंत्रण में। लेकिन फिर से अफगानिस्तान आज़ाद हो गया, दाल नहीं गली, तो ये व्यापारी थे, समझ गए कि ऐसा करो, छोड़ो, चलो सिंध पर अटैक करते हैं। सिंध यहाँ पर पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है सिंध, ठीक है। तो सिंध पर 1843 में ये लोग अभियान करते हैं और एलन बरो के नेतृत्व में इन्होंने सिंध का विलय भारतीय ब्रिटिश प्रांत में कर लिया, ठीक। तो इस तरह से पूरा इनका जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी भारत में सफल होती है। अब ये पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर चुके हैं और पड़ोस के देशों पर भी अधिकार कर चुके हैं, जैसे बर्मा पर भी, नेपाल पर भी, अफगानिस्तान पर तो नहीं हो पाए, लेकिन सिंध तक ये फैल चुके हैं, ठीक। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग इनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बदलाव करते हैं, क्या क्या परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर किया करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।